नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है और शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से जो कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में कल से पूरे राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है और रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये पाबंदियां जो है यहां पर जारी रहेंगी। उच्च स्तरीय टीम को मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिए हैं। बढ़ते मामलों के बाद कड़े कदम उठाने जरूरी है, कहा गया। सार्वजनिक जगहों पर अधिकतम 200 लोग को होंगे और शादियों में भी अधिकतम 200 लोगों को ही इजाजत होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के तहत लोगों को जो है जागरूक करने के लिए भी यहाँ पर दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। तो एक बार फिर से कोरोना का जो खतरा पैदा हुआ है इस नए वेरिएंट के बाद, उसके बाद अब एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला यहाँ पर किया गया है। कमाल खान हमारे साथ हैं जानकारी के लिए। कमाल सर, जैसे कि चिंता बनी हुई थी इस वेरिएंट को लेकर, अब यहां पर फैसला किया गया नाइट कर्फ्यू का, तो एक बार फिर से वही दौर की तरफ हम लौट रहे हैं जिससे हम गुजरे थे। और दूसरा, कोरोना की स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसी है? क्या चिंता करने की जरूरत है लोगों को? नहीं, देखिए, अभी जो तकरीबन 2 लाख सैंपल्स टेस्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में, उसमें 49 लोगों को कोरोना निकला है। 24 करोड़ की आबादी है, 2 लाख सैंपल टेस्ट हुए 24 घंटों में, 49 लोगों को उसमें निकला है। तो वो जो बहुत भयानक स्थिति थी या बड़ा खतरा था वैसा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कई जगह बढ़ रहा है, कई देशों में बढ़ रहा है, तो उसके अंदेशे हमेशा होते हैं कि एहतियात की जाए। तो बहरहाल नाइट कर्फ्यू का घोषणा की गई है कि क्रिसमस की रात में 11 बजे से वो शुरू होगा और सवेरे 5 बजे तक लगेगा। लेकिन 11 से 5 के बीच में सड़कों पे सबसे ज्यादा भीड़ कम होती है। उसका क्या फायदा होगा ये मालूम नहीं। जो चुनावी रैलियां हो रही हैं उनमें लाखों लोग दिन में आते हैं और एक दूसरे से सटे झंडे, बैनर, शोर शराबा करते हुए गुजरते हैं, बड़ी भीड़ लगाते हैं। उनसे कोरोना क्यों नहीं फैलेगा ये नहीं मालूम कि सरकार को रात में 11 से 5 तक जब सड़कों पे कोई होता नहीं है, लोग अपने घरों में सो रहे होते हैं, उस टाइम कैसे कर्फ्यू फैल रहा होता है। और ये जो चुनाव में इतना हुजूम निकल रहा है, बाजारों में इतनी भीड़ है, कोई मास्क नहीं लगा रहा है, मास्क लगाना लोगों ने पूरी तरह से ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, इससे कर्फ्यू क्यों नहीं फैलेगा इस बात की जानकारी नहीं। हालांकि मास्क के लिए कहा गया है कि दुकानदार अब ये बोर्ड लगा दें कि नो मास्क, मतलब कोई भी नो एंट्री टाइप, कि उनको सामान नहीं मिलेगा और अंदर नहीं आने दिया जाएगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम से इसका अनाउंसमेंट किया जाए कि लोग मास्क लगाए रहें। तो मास्क की बात तो ठीक है, लेकिन 11 से 5 जब भीड़ नहीं होती वो बंद कर दिया जाए और दिन में लाखों की रैली की जाए, ये ना समझ में आने वाली बात है। शुक्रिया कमाल साहब आपका सब जानकारी के लिए। तो नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश उन राज्यों में से जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उसको लेकर जिस तरीके की भीड़ जमा हो रही है वो भी एक बड़ी चिंता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते प्रभाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग और पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि विधानसभा चुनाव में कोरोना की तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियों की चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह बात कही। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में यह भी कहा कि अगर रैलियों पर रोक नहीं लगाई जाती है तो नतीजे कोरोना की दूसरी लहर से भी भयानक होंगे। दिल्ली सरकार ने कोरोना के हालात को देखते हुए भले ही कई दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि दिल्ली के बाजारों का हाल कैसा है। भीड़ से बाजार भरे पड़े हैं। मास्क या तो लगा नहीं रहे हैं लोग, या फिर लगा रहे हैं तो लापरवाही के साथ लगा रहे हैं। कुछ दुकानों पर नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लग गए हैं, लेकिन ज्यादातर पर अभी ये निर्देश लगना बाकी है। यह है लक्ष्मी नगर का मंगल बाजार। कैमरा दिखा तो मुंह ढका। वही कुछ लापरवाह बेपरवाह भी हैं। कुछ के चेहरे पर मास्क नहीं तो कुछ को लगाने का सलीका नहीं। जो पढ़े लिखे नहीं उनको खतरे का ख्याल। देश के कल को भी आज के हालात का इल्म है, पर पढ़े लिखे भी बेपरवाह हैं। वहीं ज्यादातर दुकानों पर अब तक नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड भी नहीं है। अभी अधिकांश दुकानों में ऐसा लिखा हुआ नहीं है सर कि नो मास्क नो एंट्री। कब तक हम माने कि
लक्ष्मीनगर में ये हो जाएगा लागू आप लोगों के ट्रेड एसोसिएशन की तरफ से? तो हम इसको जल्दी से जल्दी फॉलो करेंगे और सारे दुकानदार को हिदायत दे देंगे कि नो मास्क नो एंट्री का एक अपना बैनर लगा दीजिए, बोर्ड लगा दीजिए। लेकिन ज़्यादातर दुकानों में शीशे नहीं है, तो उसको लगाना तो या तो हमें साइड में पड़ेगा या दुकानदार को कहना पड़ेगा कि वो आने वाले कस्टमर को पहले अवेयर कर दे कि मास्क के बिना एंट्री नहीं। देश के सबसे बड़े कपड़ा बाजारों में से एक गांधीनगर में भी लापरवाही बरतते लोग थे। मास्क हर चेहरे पर होना चाहिए, लेकिन इसको मानने वालों की तादाद अब भी कम ही है। यहाँ नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड लगा है, लेकिन दुकान के अंदर की हालत देखिए। सरोजनी नगर बाजार में भीड़ है पर बेपरवाह कम। यहाँ कारोबारी ही हाथ सैनिटाइज करवा रहे हैं और बुखार है कि नहीं मापा जा रहा है। कोरोना कहीं गया नहीं, पर अब जब आदेश आया तो कुछ नहीं, नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड बाहर लगाया है। हमने देखा है कि बिना मास्क प्रवेश वर्जित है। ये कब लगाया बाहर में आपने? तो बाहर में कल लगा, अंदर तो पहले से लगा हुआ है, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा लग रहा है, सब लोग सचेत हैं। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सहित देश के 40,000 ट्रेडर्स से भी दुकान में कोरोना के हिसाब से कायदे कानून अमल में लाने को कहा है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से ज्यादा व्यापारिक संगठनों को एक सलाह जारी करते हुए ये आग्रह किया है कि सभी व्यापारी न केवल अपने प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करें, वहीं यदि प्रशासन कोई कदम उठाता है बाजारों में भीड़ कम करने का, तो प्रशासन का भी सहयोग किया जाए। सख्ती जरूरी है, सरकार अपना काम कर रही है, पर सतर्क रहने की जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि समझ और समझदारी से ही रुकेगी ये महामारी। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। देश में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नया वेरिएंट 17 राज्यों में फैल चुका है। 358 मामलों में से 114 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि सबसे ज्यादा केस जो है वो महाराष्ट्र में है। 88 मामले यहां पर हैं। दिल्ली में 67 केस हैं। और तेजी से बढ़ते ओमिक्रॉन के मामलों को लेकर पीएम मोदी ने गुरुवार को एक समीक्षा बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमें ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क और सावधान रहना है। जिन राज्यों में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी है, वहां केंद्र की टीम भेजी जाएगी। साथ ही पीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दवा और ऑक्सीजन के स्टॉक में कमी नहीं आनी चाहिए। लेकिन इस बीच इस ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई जगह पर एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जो है वो फिर से लौटा है। मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है, जो आज रात से लागू हो जाएगा। मध्य प्रदेश में अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के मरीज होम आइसोलेशन में ही रहें और जरूरत पड़ने पर ही अस्पताल जाएं। आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहेगा। अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे। और हां, अगर कोविड का कोई पॉजिटिव केस आता है तो घर में अगर पर्याप्त स्थान है तो घर में उसको आइसोलेट करके इलाज करेंगे, और नहीं तो हर हालत में उनको हमको अस्पताल में ही भर्ती कराना चाहिए, ताकि परिजन वायरस के संक्रमण से बच सकें। और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवाद में शिवराज सिंह की सरकार ने एक नया रास्ता निकाला। विधानसभा में कल विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 पंक्तियों का प्रस्ताव पढ़ा कि यह सदन संकल्प लेता है कि बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाए। इस प्रस्ताव को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने समर्थन कर दिया और यह प्रस्ताव आसानी से पास हो गया। 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनावों में कल पहले चुनाव के मतदान का नाम वापसी का आखिरी दिन था और आज से प्रचार जो है वो शुरू हो जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे थे कि मैं गया, मैंने आमंत्रण दिया, गए तो आप हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी, आरक्षण रुका आपके कारण, अब खुदा तो लिया और घाव हो गया तो चुका रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ये कहते ही हंगामा मच गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दरअसल प्रदेश में चल रहे पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेच फंसा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि ओबीसी आरक्षण पर चुनाव न हो, अगर ऐसा हुआ तो वो उन्हें रद्द भी कर सकती है। इस आदेश के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति ओबीसी आरक्षण के आसपास घूम रही है। सरकार कह रही है कांग्रेस ने कोर्ट जाकर आरक्षण खत्म करवाया है। कांग्रेस का कहना है वो परिसीमन और रोटेशन के मुद्दे पर कोर्ट गए थे। सदन से यह अपील करता हूं कि हमको हर संभव जो प्रयत्न करना पड़े, हम कानून वैधानिक जो पक्ष है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपने पक्ष को पूरी ताकत के साथ रखेंगे। इसके साथ ही ओबीसी को आरक्षण मिले पंचायत के चुनाव में, उसके लिए हर संभव उपाय करेंगे। इनकी जिम्मेदारी थी पंचायत चुनाव करवाएं। हमने रोटेशन करवा दिया था, हमने परिसमन करा दिया था। आप उसमें संशोधन कर लेते अगर आप राजी नहीं थे। 1.5 साल आपने नहीं करवाया, कहते कोविड था। 28 उपचुनाव हो गए और उपचुनाव हो गए, पर पंचायती चुनाव ये नहीं करवा रहे थे। तब बिना रोटेशन के और बिना परिसमन के इन्होंने कहा हम चुनाव कराएंगे और बिना आरक्षण के। हम कोर्ट गए रोटेशन के इशू पर। ये उलझाना चाहते हैं कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है, झूठ बोलने में तो माहिर हैं। आज जो हम सुप्रीम कोर्ट गए वो पिटीशन खुली है, इंटरनेट पर है। जो प्रोसीडिंग्स है इंटरनेट पर है। पूरी चर्चा रोटेशन पर हुई। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने भी एक अहम फैसला किया है कि पंचायत चुनाव की मतगणना होगी, लेकिन परिणाम की घोषणा नहीं। जो उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे उन्हें भी न तो प्रमाण पत्र मिलेगा और न ही विजेता की घोषणा की जाएगी। राज्य के सभी कलेक्टरों को इस बात के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा देश की सर्वोच्च अदालत में है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से इस बारे में संकल्प पारित किया है, जिसके सियासी मायने ज्यादा हैं, कानूनी बेहद कम। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की एक फर्म से करीब 1.25 करोड़ रुपए की धान की खरीद कर उसका भुगतान न करने के 2 आरोपियों को ब्रिटेन से प्रत्यर्पण कर भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की मेरठ विंग ने बुश फूड्स ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर वीरकरण अवस्थी और उसकी पत्नी रितिका अवस्थी के खिलाफ केस दर्ज किया था। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने दोनों के भारत प्रत्यर्पण के आदेश जारी कर दिया है और इन दोनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी जैसे और केस अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण रोकथाम बिल ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके तहत धर्मांतरण से पहले जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी। इसमें 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। हालांकि जब विधानसभा में इस बिल पर चर्चा हुई, उससे ठीक पहले एक और चर्च पर कर्नाटक में हमला हुआ। जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता के जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय। द कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 विधानसभा में पास हो गया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया और जेडीएस भी इसके खिलाफ थी। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस को याद दिलाया कि जब उनकी सरकार थी तब 2016 में उन्होंने भी ऐसा ही एक ड्राफ्ट तैयार कराया था। दिनांक 16/11/2016 16 नवंबर 2016 को शाम 4 बजे एक रिव्यू कमेटी की बैठक बुलाई गई। तब के कानून मंत्री के आदेश पर ताकि बिल तैयार किया जा सके और इस पर आपके तब के कानून मंत्री का हस्ताक्षर भी है। हालांकि अभी कानून बनने से पहले विधान परिषद में इसे पारित होना है, जहां बीजेपी को बहुमत नहीं है। इस बिल के प्रावधानों के मुताबिक धर्म परिवर्तन से 2 महीने पहले जिला अधिकारी को जानकारी देनी होगी। जो धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराएंगे उन्हें भी 1 महीने पहले जिला अधिकारी को बताना होगा। जबरन या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करने पर 3 से 10 साल की सजा और 25,000 रुपए से लेकर
1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बिल में धर्म परिवर्तन कर शादी या किसी भी तरह के प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन पर रोक है। इस बिल का विरोध हर तरफ हो रहा है। चर्च के साथ साथ दूसरे संगठन भी इसके खिलाफ है। गुरुवार को एक और चर्च हमले का शिकार हुआ। ये बिल सिर्फ ईसाइयों के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाज के दूसरे वर्गों के खिलाफ भी है, जैसे कि महिलाएं जो अपनी पसंद की शादी नहीं कर सकती, साथ ही SC ST के खिलाफ जो अपनी पसंद की शिक्षा भी नहीं ले सकते। विधान परिषद में इस बिल को पास करवाने के लिए बीजेपी के पास जरूरी नंबर नहीं है, 2 वोट कम है। विधान परिषद के नए सदस्यों के शपथ लेते ही बीजेपी इस कमी को दूर कर सकती है, लेकिन इसके लिए उसे अगले महीने का शपथ ग्रहण समारोह तक का इंतजार करना पड़ेगा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया।